क्या आपको पता है हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन 143 करोड़ है, जो कि दुनिया में आज की तारीख में सबसे ज्यादा है। मुझे ये पूरा सेंटेंस बोलने में लगभग 5 सेकंड का वक्त लगा और इसी दौरान हमारे देश में 15 नए बच्चों ने जन्म लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर हर सेकंड 3 बच्चे जन्म लेते हैं, जो अगेन दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन दुनिया में हाईएस्ट है और हर सेकंड हमारी कंट्री में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इतनी हाई पॉपुलेशन हमारी कंट्री के लिए अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? इसी बात को समझाने के लिए क्लास 9 का मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है पीपल एज अ रिसोर्स। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ शर्मा एंड आई एम योर एसएससी मेंटोर। आज का जो चैप्टर शुरुआत करता हूं मैं आपको यह बात समझा के कि जो भी पॉपुलेशन होती है कंट्री की, वो पॉपुलेशन उसकी इकोनॉमी के लिए एक होती है रेदर देन अ लायबिलिटी। लेकिन एसेट वो पॉपुलेशन तभी बन पाएगी जब वो पॉपुलेशन नॉलेज से भरपूर हो या फिर उसके पास स्किल्स हो। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, एक कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर वो लोग पढ़े लिखे होंगे या अगर वो पढ़े लिखे नहीं भी होंगे या अगर उनके पास कोई स्किल होगी तो वो खुद कमा पाएंगे, वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे या फिर उनके अंदर कोई स्किल भी नहीं होगा तो फिर वो क्या करेंगे? या तो वो भीख मांगेंगे, या तो वो क्राइम करेंगे, और या तो वो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे हर चीज के लिए, खाने से लेकर इलाज तक के लिए। तो इसीलिए जो इस तरीके के लोग होते हैं जिनके पास ना नॉलेज होती, ना एजुकेशन होती, ना स्किल होती है, वो एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए लायबिलिटी होते हैं। लेकिन ऐसी पॉपुलेशन जो स्किल्ड होती है, जो पढ़ी लिखी होती है, वो एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए एसेट साबित होती है। और ऐसी ही पॉपुलेशन को कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल। तो यह बात मुझे आपको यहां पे बतानी थी। तीसरा पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि जो पॉपुलेशन होती है, ह्यूमन कैपिटल जो होता है, वो सबसे बड़ा कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल, लैंड भी एक एसेट है और पैसे भी एक एसेट है, लेकिन पैसों को, लैंड को इस्तेमाल करने के लिए भी आपको पॉपुलेशन लगेगी। क्या फायदा आपके पास बहुत बड़ी जमीन हो, लेकिन उस जमीन पर काम करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए आपके पास पॉपुलेशन ही ना हो? फिर तो आपकी वो जमीन धरी की धरी रह जाएगी ना। तो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल को सबसे बड़ा कैपिटल माना गया है। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी ये वाला पॉइंट क्या कहता है। देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस पॉइंट में हम एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं जीएनपी। एक कंट्री की पॉपुलेशन के लोग जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो उस कंट्री में रह के करें या उस कंट्री के बाहर रह के करें, उससे उस कंट्री की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल के आता है। नहीं समझ में आया? आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि हमारी कंट्री है इंडिया, मान क्या लेते हैं, ही भाई हमारी कंट्री इंडिया, तो ये है मेरा प्यारा देश भारत। अब इस भारत के अंदर रहते थे कुछ लोग, मान लेते हैं 1 2 3 4 लोग रहते थे कंट्री के अंदर। इन 4 में से मान लेते हैं कि ये 2 लोग कंट्री के बाहर चले गए। एक चला गया मान लेते हैं दुबई, तो एक चला गया मान लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद ये वाला जो है, ये हमारी कंट्री के अंदर रह के ही काम कर रहा है। 2 लोग कंट्री के बाहर जाके काम कर रहे हैं और ये वाले जो भाई साहब है, ये कंट्री के अंदर रह के ही काम कर रहे हैं। लेकिन ये वाले जो भाई साहब हैं, ना इनके पास एजुकेशन है, ना नॉलेज है, ना इनके पास किसी भी तरीके का स्किल है, तो ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी में कोई कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं। तो जब मैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालता हूं तो उसमें मैं इनका कंट्रीब्यूशन भी गिनूंगा जो हमारी कंट्री के बाहर है, जैसे कि ये भाई साहब दुबई में है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, और मैं उनका भी गिनूंगा जो हमारी कंट्री के अंदर है। और इन सब का टोटल जब आप करते हो तब निकल के आता है जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इन्होंने अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया होगा या तो गुड्स बेच के या तो सर्विसेज बेच के। भाई हम सब लोग पैसा कमाते हैं या तो गुड्स या तो सर्विसेज के दम पे। हो सकता है कि आपके पिताजी की दुकान हो, वो कोई सामान बेचते होंगे, उसके बदले उनको पैसा मिलता होगा, तो वो गुड सेक्टर में है। मैं कोई सामान नहीं बेचता हूं, मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करता हूं। मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो स्किल है, मैं उसको सिंपल सरल शब्दों में आपके साथ शेयर करता हूं।
तो ये एक सर्विस है, इसके बदले भी मुझे पैसे मिलते हैं। तो जो लोग ये कमा रहे हैं, चाहे वो देश के बाहर हो या देश के अंदर रह के कमा रहे हो, या तो गुड्स बेच के कमा रहे होंगे या फिर वो सर्विसेज ऑफर करके कमा रहे होंगे, तो इन लोगों का जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो जीएनपी निकालता है। देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो सारी की सारी मैं यहां पर रेड कलर के बॉक्स में आपके सामने मेंशन कर दूंगा। आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके यहां से इसको लिख सकते हैं। लेकिन आपको जब मैं जीएनपी के बारे में बता रहा हूं तो शायद अभी तो आपके दिमाग में नहीं आएगा डाउट, लेकिन जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो आपको एक और चीज पढ़ाई जाएगी जिसका नाम होता है जीडीपी। फिर आपको दिमाग में एक डाउट आता है कि यार 9th में भी तो कुछ पढ़ा था ऐसे ही, तो वो डाउट जो आपको अगले साल आने वाला है वो मैं यहीं क्लियर कर दूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी? जीडीपी का मतलब होता है कि वो टोटल कंट्रीब्यूशन एक कंट्री के लोगों का जो उस कंट्री के अंदर रहते हैं, आ रही बात समझ में? और जीएनपी का मतलब होता है पूरा कंट्रीब्यूशन सारे लोगों का, उसमें वो भी इंक्लूड कर लेंगे जो कंट्री के बाहर रहते हैं और वो भी इंक्लूड कर लेंगे जो कंट्री के अंदर रहते हैं। मैं आप लोगों को एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये है मेरा प्यारा भारत, ठीक है ना, और इस भारत के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर मेरे प्यारे बच्चों 4 लोग थे मान लेते हैं, ठीक है ना। इसमें से ये वाले भाई साहब दुबई चले गए और ये दुबई में जाके कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे होंगे, ये मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस ये कमा रहे हैं। ये भाई साहब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए, ये वहां पे कमा रहे हैं, अगेन जो भी कर रहे हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, आ रही बात समझ में। ये हमारी कंट्री में रह के ही कमा रहे हैं और ये भाई साहब कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मुझे जीडीपी निकालनी होगी, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम जब जीडीपी निकालेंगे मेरे बच्चों तो सिर्फ उन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन काउंट होगा जो कंट्री के अंदर है, तो ये आ जाएगा मेरा जीडीपी। तो जीडीपी निकालते वक्त उन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन काउंट होता है जो कंट्री के अंदर रह के कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो हम उनका भी काउंट करते हैं जो हमारी कंट्री के बाहर है और उनका भी काउंट करते हैं जो हमारी कंट्री के अंदर है। तो यानी कि ये पूरा निकल के आएगा जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो भाई साहब अभी इसी वक्त थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करें, इस वाली चीज को वापस सुने, मेरी गारंटी आपको पक्का आ जाएगा। तो ये था यहां पे बच्चों मेरे डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, यही क्लियर कर दिया है। आगे आपको कभी जिंदगी में कोई डाउट आएगा ही नहीं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। भाई ह्यूमन कैपिटल इज द बिगेस्ट कैपिटल, आपकी बात सर हमने मान ली, लेकिन अब आप ये भी तो बताइए कि इस ह्यूमन कैपिटल को और आगे बढ़ाने के लिए हमारी कंट्री या हमारी फैमिली या हम एज एन इंडिविजुअल क्या क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यहां पे ये लिखी हुई है कि स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप एजुकेशन के ऊपर, जब अपनी पढ़ाई के ऊपर और आप जब लोगों की हेल्थ के ऊपर आप जब इन्वेस्ट करते हो तो उससे ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होती है। सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो पॉपुलेशन होती है, अगर आप उस पॉपुलेशन को पढ़ाओगे लिखाओगे तो कल को जाके वो जॉब करेंगे, और जब वो जॉब करेंगे तो वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपने उनको पढ़ाया लिखाया नहीं, पूरे पूरे दिन भाई साहब ये गेम खेलते रहे, यहां पे घूम रहे हैं वहां पे घूम रहे हैं, तो बड़े होकर इनको नौकरी कौन देगा? और जब बड़े होकर इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो ये पैसा नहीं कमाएंगे, और जब ये पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारी कंट्री को इनसे क्या फायदा होगा? उल्टा फिर ये पैसा कमाने के लिए या तो कोई क्राइम करेंगे या हो सकता है भीख मांगेंगे, या फिर पैसा कमाएंगे ही नहीं और पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे कि हमें हमारा पेट भी भरो, हमारा इलाज भी कराओ, सब कुछ कराओ। इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहां बताई गई है हेल्थ। देखिए हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको प्रॉपर आपको न्यूट्रिशनल फूड मिलेगा तो आपकी बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, फिजिकली ही नहीं मेंटली भी आपकी बॉडी प्रॉपर डेवलप होगी। तो जब आप अच्छे न्यूट्रिशनल फूड को खाएंगे तो मेंटली आप ज्यादा अच्छा डेवलप करेंगे, तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो इसीलिए इन दो चीजों पे खर्चा करना, इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करना चाहते हो। तो
इसके साथ ही साथ यहां पर यह बात बताई गई है कि जो लोग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में हैं, ऐसा नहीं उनको छोड़ दिया जाए, उन लोगों को समय के साथ साथ ट्रेनिंग दी जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का फायदा उनको पहुंचाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर पहले से होता आ रहा था, हमारा किसान बहुत पहले से एग्रीकल्चर कर रहा था, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने हमारे किसान को टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट किया और उसके बाद उस किसान का आउटपुट बढ़ गया। पहले जो सा काम मैन्युअली होता था, अब वो ट्रैक्टर्स की मदद से होता है। तो आपके घर, आपकी कंट्री में जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं या जो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, आपको चाहिए कि आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें और मार्केट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उनको उनके साथ वाकिफ कराएं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी बात यह है कि आपकी कंट्री में लगातार साइंटिफिक रिसर्च होती रहनी चाहिए। ऐसे आपकी कंट्री में इंस्टीट्यूट होने चाहिए जो लगातार साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, ताकि सोसाइटी और बेहतर से बेहतर बन सके। सिंपल सा लॉजिक है। देखिए हमारी कंट्री, अब मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। अभी कुछ साल पहले दुनिया में एक पैंडेमिक फैली, एक बीमारी फैली, उसका नाम था कोविड-19। वो जो कोविड-19 बीमारी थी उससे हम लोग बच गए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे देश की पॉपुलेशन है 143 करोड़। तो ऐसे में हम कैसे बच गए? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो वैक्सीन बना सकती थी। हमने खुद ने अपनी वैक्सीन बनाई, एक नहीं 2-3 बनाई, जिसके कारण हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड कर पाए। क्योंकि आपको भी पता है हमारी कंट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो ये वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अगर उनको वैक्सीन नहीं लगती तो बहुत सारे लोग कोविड से मारे जाते और शायद वो पेंडेमिक कभी खत्म ही नहीं होती। वो तो भला हो हमारी कंट्री में इस तरीके की इंस्टीट्यूट, ऐसे साइंटिफिक रिसर्चर्स थे जिन्होंने वैक्सीन बना ली। क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका जैसी कंट्री जिन्होंने बाकियों ने बनाई, वो बाकी कंट्रीज के साथ फॉर्मूला शेयर नहीं कर रहे थे, वो उस टाइम पे भी प्रॉफिट कमाना चाहते थे। और आपको पता है ऐसे में हमारे प्यारे भारत ने एक मिशन चलाया जिसका नाम था वैक्सीन मैत्री, और सारी गरीब कंट्रीज को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी। तो हमने हमारी पूरी पॉपुलेशन को तो वैक्सीनेटेड किया ही किया, साथ ही साथ छोटी मोटी जो गरीब कंट्रीज हैं उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी। और ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारी कंट्री में साइंटिफिक रिसर्च हो पा रही थी। लास्ट पॉइंट यहां पे ये लिखा हुआ है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसका सिंपल सा रीजन समझिए, आप हैं, आपके पेरेंट्स आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? ऐसा थोड़ी कि टाइम पास कर रहे हैं कि अच्छा है थोड़ी देर बिजी रहेगा, घर में शांति रहेगी, ऐसा नहीं है। वो पढ़ाई की वैल्यू समझते हैं। उनको पता है कि आज ये पढ़ लिख जाएगा तो बड़ा होके कोई ना कोई इसको जॉब मिल ही जाएगी, कोई ना कोई काम ये कर ही लेगा। तो इससे क्या होता है कि आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे थे तो उनको पढ़ाई की वैल्यू पता थी, उन्होंने आपको पढ़ाया। आपको पढ़ाई की वैल्यू पता चलेगी जब आप जॉब करोगे, फिर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, आपके बच्चों के बच्चे, ऐसे करके एक आगे बढ़ता जाएगा। तो एक को एजुकेशन की वैल्यू पता थी तो इससे देखो जनरेशन में ये पास ऑन होती गई। तो इससे क्या होगा कि आपके पेरेंट्स आपको अगर आपको अभी वो घर प्रोवाइड कर पा रहे, खाना प्रोवाइड कर पा रहे, कपड़े प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जमाने में पढ़ा था। तो अब आपको जब वो पढ़ा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को ये सब प्रोवाइड कर पाओगे। तो इससे एक साइकिल बनती है और इस तरीके की साइकिल को कहा जाता है विर्टस साइकिल। विर्टस साइकिल की डेफिनेशन भी अगेन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये लीजिए आपके सामने, मैंने यहां पे भी लिखी हुई है विर्टस साइकिल की डेफिनेशन। विर्टस साइकिल वो कहती है कि आपकी एक ऐसी कंडीशन जिससे आने वाली कंडीशन को भी फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स पढ़े थे तो उससे क्या हुआ, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, जनरेशन 1 को पढ़ाया। इन्होंने पढ़ाई करी तो इससे क्या हुआ, इन्होंने जनरेशन 2 को पढ़ाना है, यानी आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे। इनने पढ़ाई करी तो इससे क्या होगा, ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी कि आपके पोते भी पढ़े लिखे होंगे। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि इनकी एक कंडीशन थी, ये पढ़े लिखे थे, तो इसका फायदा इनको हुआ, उसका फायदा इनको हुआ और इसका फायदा इनको हुआ। तो ये एक साइकिल बन जाती है जिसमें सबका प्रॉफिट होता है। इसे विर्टस साइकिल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, इसका जो अपोजिट होता है उसे कहते हैं विशियस साइकिल। विशियस साइकिल का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि मेरे मां बाप गरीब थे, वो पढ़ लिख नहीं पाए। अब जब वो पढ़ लिख नहीं पाए तो क्योंकि वो गरीब थे तो वो मुझे भी नहीं पढ़ा पाए। अब जब मैं नहीं पढ़ा पाया तो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे भी जॉब नहीं मिली।
तो मैं भी गरीब रहा। अब मैं गरीब रहा तो जब मेरे बच्चे हुए तो मैं उनको नहीं पढ़ा पाया। तो ये गरीबी हमारी पूरी जनरेशन से कभी निकलेगी ही नहीं। समझ में आ रही है? अगर कोई एक भी पढ़ लिख जाता तो वो इस कड़ी को तोड़ देता, इस विशियस साइकिल को तोड़ देता। तो यहां पर आपको विशियस साइकिल और विशियस साइकिल के बीच में डिफरेंस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। ओए होए होए, बहुत इजी टॉपिक है। ये कह रहा है कि हमारी कंट्री में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है आप उनको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। सबसे पहला होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो सब आते हैं जो नेचर से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक किसान खेती करता है, ठीक है ना, अब वो क्योंकि नेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। मान लेते हैं मैं एक मछुआरा हूं, फिशरमैन हूं, मैं मछली पकड़ता हूं। मछली कहां से मिलती है? नेचर से, तो मैं भी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हूं। मान लेते हैं कि हम लोग जमीन के अंदर से बॉक्साइट निकालते हैं और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालते हैं, तो अगेन ये एल्यूमिनियम कहां से आया? नेचर से, तो मैं भी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हूं, यानी माइनिंग वाले भी प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। हम मान लीजिए धरती को ड्रिल करके उसके अंदर से पेट्रोल निकाल रहे हैं, अगेन कहां से आ रहा है? नेचर से, तो ये भी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। तो वो सभी लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, माइनिंग एटसेट्रा। अब बात आती है सेकेंडरी सेक्टर की। जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेते हैं और उसको ये लोग एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सब बता दूंगा। पहले आप ये समझ लीजिए प्राइमरी सेक्टर में वो होते हैं जो डायरेक्ट नेचर से रॉ मटेरियल निकालते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में वो होते हैं जो उन रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और टर्शरी सेक्टर में वो होते हैं जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से चला गया। 5 मिनट, एक एग्जांपल आपके सामने। मान लीजिए कि मेरे आलू के खेत हैं। अब मेरे आलू के खेत है, मैं खेती करता हूं आलू की, नेचर से आलू निकाल रहा हूं, तो मैं एक फार्मर हूं, और क्योंकि मैं नेचर से आलू निकाल रहा हूं तो मैं प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हूं। मैंने क्या किया? मैंने ये आलू जाके लेस कंपनी को बेच दिए। लेस कंपनी वालों ने उन आलू को धोया, उसको छीला, उसको काटा, उसको तला, उसमें मसाले डाले, उसको पैकेट में डाला, बेच दिया। यानी कि इस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो लेस वाले हो जाएंगे सेकेंडरी सेक्टर वाले। लेकिन मेरे खेत से इनकी फैक्ट्री तक ये आलू ले जाने के लिए मैंने एक ट्रक हायर किया था, उसने मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करी। तो क्योंकि उसने मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करी तो वो ट्रक वाला हो जाएगा टर्शरी सेक्टर। फैक्ट्री में जब लेस के पैकेट बन गए तो वो दुकान तक आए, लेकिन वो दुकान तक भी ट्रक की मदद से आए, क्योंकि उस ट्रक वाले ने इनको भी सर्विस प्रोवाइड करी तो वो ट्रक वाला भी हो जाएगा टर्शरी सेक्टर। तो जो नेचर से रॉ मटेरियल निकाले प्राइमरी सेक्टर, जो उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे सेकेंडरी सेक्टर, और जो इन दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड करे उसे हम लोग कहते हैं टर्शरी सेक्टर। भैया इससे सिंपल एग्जांपल से मैं आपको ये सारी चीजें नहीं समझा सकता था, इससे सिंपल आपको कुछ नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप 2 पार्ट में बांट सकते हो। सबसे पहला है मार्केट एक्टिविटीज और दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अगेन दो लाइन में खत्म कर दूंगा। मार्केट एक्टिविटीज, इसका मतलब होता है कि जब आप काम कर रहे हो, आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, इसे कहा जाता है मार्केट एक्टिविटीज। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ अपना ज्ञान शेयर कर रहा हूं, तो इससे मेरा को, मैं तो देखो कितना अच्छा आदमी हूं, कितना सच्चा आदमी हूं, दिल कितना बड़ा है, बच्चों के साथ ज्ञान शेयर कर रहा हूं, नहीं, इसके बदले मुझे सैलरी मिलती है। तो क्योंकि मैं जो ये काम कर रहा हूं इसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे, तो ये मार्केट एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वो चीजें, अगर मान लीजिए यही जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं अगर ये मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा होता तो क्या मैं उससे भी पैसे लेता? क्या लपड़ा मार गए, पैसे देबे, फीस देबे? नहीं ना, मैं तब यही सेम काम कर रहा होता, लेकिन तब मुझे उसके बदले पैसे नहीं मिलते, तो उसे कहेंगे हम लोग नॉन मार्केट एक्टिविटीज। एक सिंपल सी बात है भाई, एक बात बताइए कि आपके घर में आपकी मम्मी जो काम करती है,
खाना बनाती है, आपके घर को साफ करती है, आपकी देखभाल करती है, आपके कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, सब काम करती है, क्या उसके बदले उनको सैलरी मिलती है क्या? नहीं। तो ये एक नॉन मार्केट एक्टिविटी है। लेकिन जब आप इन्हीं सारे काम को करने के लिए एक मेड रख लेते हो, फिर वो यही सारे काम के पैसे लेती है, बर्तन धोने के भी पैसे लेगी, और अगर किसी दिन बर्तन ज्यादा हो गए तो सुनाएगी अलग और पैसे भी एक्स्ट्रा ले जाएगी। तब ये कहलाएगा मार्केट एक्टिविटी। तो आशा करता हूं आपको मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वुमेन होती हैं उनको हाउस होल्ड वर्क के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, तो वो एक नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है। लेकिन कई बार जो वुमेन ये काम करती भी है हाउस होल्ड वर्क एज मार्केट एक्टिविटी, उनको भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है। इस तरीके की औरतें जो जैसे कि जो मेड वगैरह होते हैं, ये जो छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं, इस सेक्टर को हम लोग कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सर इसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं होती हैं, कोई उनकी सैलरी फिक्स नहीं होती है। हो सकता है कि उनको जितनी वो बेचारे मेहनत करते उतनी उनको सैलरी ना मिलती हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां काम करता हूं, मुझे हर महीने की 1 तारीख को सैलरी आ जाती है, ठीक है। वहां मेरे साथ यहां पर यह कि मेरे पास कुछ सिक लीव भी मौजूद है कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मैं सिक लीव ले सकता हूं, मेरे पैसे नहीं कटेंगे। लेकिन उनके साथ क्या है कि अगर वो एक दिन काम पे नहीं पहुंचेंगी तो जो इनकी मालकिन हो सकता है कैलेंडर पर मार्क कर देगी तुम उस दिन नहीं आई थी, तुम्हारे यहां पैसे कटेंगे, चाहे वो बेचारी कितनी ही बीमार हो। जब एक कंपनी में एक वुमेन काम करती है और अब वो प्रेग्नेंट होती है तो गवर्नमेंट का रूल है कि उसको 6 महीने की पेड लीव मिलती है। 6 महीने की पेड लीव मिलती है अगर वो बेबी को जन्म देने वाली है तो। अब वो उसके ऊपर है वो 6 महीने का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट कंपनीज को भी 6 महीने की पेड लीव देनी पड़ती है। लेकिन जो मेड वगैरह होती हैं, अगर ये बेबी को जन्म देने वाली होती है तो आपको लगता है क्या कि इनकी मालकिन इनको 6 महीने की सैलरी भी देगी और छुट्टी भी देगी? नहीं होता ऐसा। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वहां पे इंश्योरेंस मिलता है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होती हैं। इनकी बेचारों की वर्किंग कंडीशंस भी कई बार बहुत इनह्यूमेन होती हैं, इनको इंश्योरेंस जैसी चीजें तो मिलती ही नहीं है। तो यहां पे यही बात बताई गई कि जो वुमेन होती हैं हाउस होल्ड वर्क के लिए उनको पैसे तो मिलते नहीं है, तो वो हो जाता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। लेकिन कुछ वुमेन इस तरीके के हाउस होल्ड वर्क को ही अपना आप कह सकते हो कि सोर्स ऑफ लिविंग मंगा लेते हैं, तो उसके बावजूद उनके साथ बहुत सारी भेदभाव होते हैं क्योंकि ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। समझ में आया आपको? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगली बात यहां पे बताई जाती है कि ठीक है सर ये बात तो हमारी आपको समझ में आ गई, लेकिन अब आप ये बताइए कि पॉपुलेशन की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो 2 ही चीजें कर सकते हो। अगर आप अपनी पॉपुलेशन की क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते हो, अच्छी क्वालिटी के आपके लोग हो, आप चाहते हो अच्छी क्वालिटी के सिटीजन हो, तो आप 2 जगह खर्चा करिए। एक आप एजुकेशन पे खर्चा करिए और दूसरा आप हेल्थ के ऊपर खर्चा करिए। आइए पहले हम लोग बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर। जैसा कि आपको पता है जब हमारा देश आजाद हुआ था ब्रिटिशर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरी तरीके से निचोड़ के ले गए हम लोग को। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1951 में, तब हमारे देश में लिटरेसी रेट था मात्र 18%। सिर्फ 18% लोग हमारे देश में ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। कट टू 2018, आज की तारीख में हमारे देश के अंदर 85% लोग पढ़े लिखे हैं। तो आपने देखा हमने बहुत बड़ा सफर तय कर लिया है, लेकिन अभी भी 100% नहीं हुआ है और हम इस कंट्री को 100% तक लेके जाएंगे। साथ ही साथ यहां पे ये बात बताई गई है कि हमारी कंट्री में बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज ये देखी गई है कि मेल्स जो होते हैं वो फीमेल से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। मेल्स को लोग ज्यादा पढ़ाते हैं, पेरेंट्स ज्यादा पढ़ाते हैं लड़के को। यहां पे डेटा दे रखा है 16.1% मेल जो हमारी कंट्री के हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं एज कंपेयर टू फीमेल। सोचिए आप, इसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग गरीब हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो अपने सारे बच्चों को पढ़ाएं। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक अंकल है जिनका नाम है चुंगेरी लाल और ये इनकी वाइफ है जिनका नाम है चुन्नी देवी, ठीक है ना। इनके 2 बच्चे हैं, एक इनका ये लड़का है जिसका नाम है मुन्नू और एक इनकी ये लड़की है जिसका नाम है मुन्नी, ठीक है। अब ये जो अंकल हैं ये गरीब हैं,
इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि दोनों बच्चों को पढ़ा सके। तो ये अंकल ने दिमाग लगाया कि मैं अपने लड़के को पढ़ाऊंगा, क्योंकि लड़का जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, ये नौकरी करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो ये मुझे बिठा के खिलाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने मान लीजिए इस लड़की को पढ़ा दिया, मुन्नी को पढ़ा दिया, तो भाई ये तो शादी करके चली जाएगी। मैंने इसको इतना पढ़ाया लिखाया, इसकी शादी हो जाएगी, चली जाएगी, तो ये जॉब करेगी भी अगर, तो इसका पैसा इसका होगा, इसके ससुराल वालों का होगा, ये इनको तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो इस तरीके की बातों को सोच के इंडिया में अक्सर जो फैमिली होते हैं वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ लड़कों को पढ़ाते हैं, और ये डेटा इस बात को सबूत है। अगली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी कंट्री में एक और बहुत बड़ा डिस्पैरिटी देखा गया है स्टेट वाइज। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें केरला में 94% लिटरेसी रेट है, वेयर एज बिहार में अभी भी 62% लिटरेसी रेट है। और इसका सिर्फ इतना सा रीजन है कि अभी भी बिहार में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा बाकी जगह है, एग्जांपल केरला में। और लास्ट बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो हमारी कंट्री का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो भी बहुत कम है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है उस एज ग्रुप के कितने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया गया, उस एज ग्रुप के कितने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। तो अगर 18 से 23 की बात करें, यानी कि कॉलेज की बात करें, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मात्र 27% है। यानी कि आपको भी पता है कि 17 साल की उम्र तक आपकी 12वीं हो जाती है। तो यह बात ये बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री में बच्चों को सिर्फ 12वीं तक पढ़ाया जाता है। हमारी कंट्री की मात्र 27% पॉपुलेशन ऐसी है जो कॉलेज जाती है। सोचिए जितने बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, उसमें से सिर्फ 27% बच्चे कॉलेज जाते हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो 12th तक ही पढ़ के रह जाते हैं। तो ये भी बहुत अलार्मिंग फिगर है, इनको भी हमें चेंज करने की आवश्यकता है। तो यहां पर अब बात करते हैं कि सर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। भाई ये सारी बातें हैं, हमारी कंट्री में एजुकेशन को और हेल्थ को बढ़ाना है, तो हमारी गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन के लिए क्या कर रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी गवर्नमेंट का सबसे पहला टास्क ये था कि सबसे पहले प्राइमरी स्कूल्स बनाए जाएं। देखिए प्राइमरी स्कूल वो होते हैं जहां पे 6 से 11 साल के बच्चे पढ़ते हैं, उसे प्राइमरी स्कूल कहते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने आज की तारीख में हमारी गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूल की बात करें तो 7,78,842 प्राइमरी स्कूल बना रखे हैं ताकि इस देश का हर बच्चा स्कूल जा सके। इसके अलावा हमारी कंट्री में हमारी गवर्नमेंट एक अभियान चलाती है जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। और इस सर्व शिक्षा अभियान में गवर्नमेंट 6 से 14 साल के सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती है। यानी कि जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि चुंगेरी लाल अपनी लड़की को स्कूल इसलिए नहीं भेज पाए क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आपका लड़का हो चाहे लड़की हो, एक हो चाहे अनेक हो, आप उनको लाइए। अगर वो 6 से 14 साल के बीच में हैं तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे। आप बोलोगे सर 6 से 14 तो बहुत कम है, ये 12वीं तक नहीं पढ़ाते हैं क्या, कॉलेज वाले नहीं पढ़ाएंगे क्या गवर्नमेंट वाले। देखिए हमारी जो कंट्री है अभी बहुत एक गरीब कंट्री है। तो उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने कहा कि अभी हमारा जो बजट है वो इसके हिसाब का है, कल को हम अमीर हो जाएंगे तो हम बच्चों को 12th क्लास तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे, और अमीर हो जाएंगे कॉलेज तक की एजुकेशन देंगे। अरे भाई साहब और अमीर हो जाएंगे पीजी यूजी सब करा देंगे यार, कहां लगे हो तुम। तो सर्व शिक्षा अभियान में सारे बच्चों को जो 6 से 14 साल की उम्र के बीच में है उनको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देती है। साथ ही साथ हमारी कंट्री में मिड डे मील चालू किया गया। आप सोचेंगे सर ये क्या खबला है मिड डे मील। भाई साहब मिड डे मील में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्कूलों में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें बच्चों को खाना देना शुरू किया। आप बोलोगे सर खाना, ये कैसी बात है, क्या ये बच्चे अपने घर से लंच नहीं लेकर आते हैं, टिफिन नहीं लेकर आते हैं। इससे 2 फायदे हुए। पहला फायदा यहां पे ये हुआ कि ये जो बच्चे हैं जो मिड डे मील को लेते हैं, क्योंकि गरीब फैमिली से आते हैं तो कई बार इनके घरों में खाने के पैसे तक नहीं होते, तो इनके पेरेंट्स सिर्फ इसीलिए भी कई बार इनको स्कूल भेज देते हैं कि स्कूल में तुझे बेटा पेट भर खाना मिलेगा। तो खाने के लालच में बच्चा हो सकता है स्कूल आ जाए।
तो हमारी गवर्नमेंट इस लेवल पे बच्चों को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ जो गरीब लोग होते हैं हो सकता है कि वो वैसा खाना ना खा पाए जो अच्छे इलीट क्लास के लोग खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपकी मम्मी जो है दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड सब बनाती होंगी ताकि आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचे, लेकिन ये लोग बेचारे कई बार ऐसा सिर्फ पेट भर जाए नमक रोटी खा लेते हैं। तो ऐसे में इनकी बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे फुलफिल होंगे? उनकी बॉडी का उतना ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा, ना वो फिजिकली अच्छे से ग्रो कर पाएंगे ना वो मेंटली ग्रो कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट मिड डे मील में वो न्यूट्रिशनल खाना देती हैं। फॉर एग्जांपल, जो अंडा खाते हैं उनको अंडा दो जिससे उनको प्रोटीन मिले, जो अंडा नहीं खाते उनको प्रोटीन के लिए बनाना वगैरह दो, दूध वहां पे दो, खिचड़ी वगैरह बना के दो। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट देती है ताकि बच्चों की न्यूट्रिशनल लेवल भी बढ़ जाए। तो मिड डे मील से दो फायदे होते हैं, एक तो बच्चों की अटेंडेंस इंकरेज होती है और दूसरी बात उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस इंक्रीज होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट ने एक काम और कर रखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल इंडिया एक कंट्री है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे मध्य प्रदेश एक स्टेट है, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। फॉर एग्जांपल इंदौर एक डिस्ट्रिक्ट है, भोपाल एक डिस्ट्रिक्ट है, जबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसा गवर्नमेंट स्कूल बनाएंगे जो प्राइवेट स्कूल की फैसिलिटीज हम उसमें प्रोवाइड कराएंगे, प्राइवेट स्कूल के लेवल की फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कराएंगे, और उसको कहा गया नवोदय विद्यालय। तो नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल है, अगेन यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है और यहां पे प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के लेवल की एजुकेशन मिलती है। तो ये हमारी गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव थे ताकि बच्चे स्कूल जाएं और हमारी कंट्री का एजुकेशन लेवल बढ़ सके, लोगों की जो हमारी पॉपुलेशन उसकी क्वालिटी सुधर सके। इसके बाद यहां पे आ जाता, मैंने आपको बताया था दो चीजें, एक तो एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। तो आइए हेल्थ पे भी बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हेल्थ को सुधारने के लिए देखिए यहां पे कुछ पैरामीटर है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि आपकी देश की जो पॉपुलेशन है वो ऑन एन एवरेज कितना जीती है, उसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हमारी कंट्री की अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज है 69.4 ईयर्स, यानी कि हमारे देश का जो भारतीय है औसतन वो 69 साल जीता है। ये अभी भी कम है। जैसे जापान जैसी कंट्री में ये जो नंबर है वो 90 प्लस है। तो अभी भी हमारी कंट्री के लोग कम जी रहे हैं। इसके कई रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे न्यूट्रिशन उतने अच्छे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं है, हम लोग ऑयली खाना खा रहे हैं या फिर नशा कर रहे हैं, ये सब वगैरह हो सकता है। पॉल्यूशन के कारण ये सब हो सकता है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो ना अच्छा ना हो, कोई बीमारी हो जाए तो बेचारा वो ठीक ही ना हो पाए, वो उसकी डेथ हो जाए। तो इसी बहुत सारे रीजंस के कारण हम इंडियंस उतना नहीं जी पा रहे जितना दुनिया के बाकी कंट्री के लोग जी रहे हैं। तो यहां पर हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.4 ईयर्स, ऑन एन एवरेज एक इंडियन इतना जीता है। दूसरी बात है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जो अपना पहला जन्मदिन बनाने से पहले खत्म हो जाते हैं, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बेबी हुआ और अनफॉर्चुनेटली वो 4 दिन के अंदर खत्म हो जाए, 4 हफ्ते में खत्म हो जाए या 4 महीने में खत्म हो जाए, अगर वो अपना पहला जन्मदिन बनाने से पहले खत्म हो जाता है तो इससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काउंट में आता है। आपको पता है हमारे देश, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 1951 में ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 147 था, 1951 में। अब ये कम होके 2020 में 36 पर आ गया। यानी कि अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 36 बच्चे ऐसे हैं जो आज भी अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले खत्म हो जाते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक कंट्री की ज्यादा होनी चाहिए और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक कंट्री का कम होना चाहिए। ये दो बातों को आपको समझ के चलना है। हमारा कम हुआ है लेकिन अभी भी देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, हमें इसको और कम करना है, इसको 0 पे लेके जाएंगे हम लोग। अगली बात आती है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है 1000 व्यक्ति में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, और क्रूड डेथ रेट का मतलब होता है कि 1000 व्यक्तियों में कितने लोग मर रहे हैं। इन जितनी भी चीजों को मैंने बॉक्स में डाल रखा है, ये आपकी 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन में पूछा जा सकता है।
इसीलिए मैंने यहां पर इनकी डेफिनेशन लिख रखी है। आप स्क्रीन को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपकी पॉपुलेशन में वो सारे लोग जो 15 साल से ज्यादा हैं और 59 साल से कम हैं, जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, वो कहलाते हैं अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट में 15 से ज्यादा, 59 से कम, वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है, वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। भाई एक सिंपल सी बात है, आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो, मैं तुमको नहीं चिढ़ा सकता हूं, ओए ओए बेरोजगार अनएम्प्लॉयड, ऐसे नहीं चिढ़ा सकता हूं, क्योंकि तुम तो अभी बच्चे हो। इसलिए यहां पे शुरू कहां से किया है? 15 साल से किया गया है। ऑन द अदर हैंड तुम अपने दादाजी को भी जाके नहीं चिढ़ा सकते हो, ओए ओए आप तो अनएम्प्लॉयड हो। नहीं, अब वो रिटायर हो गए, उन्होंने अपने समय पे काम कर लिया, अब वो रिटायर हो चुके हैं। इसीलिए यहां पर भी हमने कैप लगा रखा है। ठीक है, तो वो सारे लोग जो 15 साल से ज्यादा हैं, 59 से कम हैं, जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, वो कहलाते हैं अनएम्प्लॉयड। अब बच्चों, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको आप 3 ग्रुप में बांट सकते हो। सबसे पहला आ जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? भाई मान लेते हैं कि मैं एक मूर्तिकार हूं, मेरा काम है मैं मूर्ति बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल गणेश चतुर्थी आती है तो मैं गणेश जी की मूर्ति बनाता हूं, लोग अपने अपने घर गणेश जी लाते हैं, पंडालों में गणेश जी बैठते हैं। फिर नवरात्रि आती है, मैं दुर्गा मां की मूर्ति बनाता हूं, तो वहां पे मेरा काम हो जाता है। अब साल में सिर्फ 2 ही बार काम मिल रहा है ना, सिर्फ 2 ही बार मेरा सीजन आ रहा है, एक बार गणेश चतुर्थी और एक बार नवरात्रि। तो क्योंकि मेरा एक सीजन है, मैं इस सीजन में काम करता हूं, मैं इस सीजन में काम करता हूं, इसके अलावा मुझे काम नहीं मिलता है, तो इस तरीके के एम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। यानी कि वो टाइम जब मेरा सीजन नहीं होगा, उस टाइम पे मैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हूं। भाई सिंपल सा एक और एग्जांपल बता देता हूं। हमारा काम है पटाखे बनाना। अब पटाखे क्या पूरे साल बिकते हैं क्या? नहीं, दिवाली पे बिकते हैं, या फिर बहुत हुआ तो भैया लोग के शादी होती है तो लोग ले जाते हैं, या बहुत ही हुआ तो कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो लोग ले जाते हैं। बाकी साल में क्या करूंगा? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आ जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज को इंग्लिश में डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। एक सिंपल सी बात समझते, मेरे एक मामा है, ठीक है, और वो मामा ने, उनका जो बेटा, उनकी है ना फैक्ट्री है, तो उन्होंने क्या, उनका जो बेटा है वो बाहर जाके नौकरी कर रहा है, बेचारा बाहर रह के नौकरी करता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने अपने बेटे को अपनी फैक्ट्री में क्यों नहीं लगवा दिया? वो बेचारा दूसरे के वहां नौकरी कर रहा है, गधा मजदूरी कर रहा है, फेस्टिवल में भी नहीं आ पाता है, अपनी मां को मिस करता है। उनने कहा देखो मेरी बात सुनो, मेरे फैमिली के अंदर 3 लोग हैं, एक मेरे मामा, ठीक है, एक मेरी मामी, ठीक है, मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूं कि मेरे मामा की फैमिली में 3 लोग हैं, ठीक है ना, एक मेरे हैं मामा, एक है मेरी मामी और एक है मेरा भाई। उन्होंने कहा ये है हमारी फैक्ट्री, ठीक है ना, ये है हमारी फैक्ट्री, और इस फैक्ट्री से मान लीजिए हमारे घर में 100 रुपए आते हैं, ठीक है। अब वो 100 रुपए जो हमारे परिवार में आते हैं, परिवार में जो 100 रुपए आते हैं वो तीनों के लिए हो गए, ठीक है ना। अब वो बोलते हैं कि मैं अपनी फैक्ट्री अकेले चला सकता हूं, मैं अपनी फैक्ट्री अकेले चला सकता हूं, इवन मैं अपने घर में बैठे बैठे फैक्ट्री चला सकता हूं, फोन पे अपनी फैक्ट्री का काम करवा सकता हूं। तो ऐसे में मैं अपने लड़के को भी इसी में क्यों लगाऊं? क्योंकि अभी अगर मैं अपने लड़के को भी इसमें लगा दूंगा तो भी तो हमारे घर में इनकम वही 100 ही रुपए की हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर ये कहीं बाहर जाके किसी कंपनी में काम करता है और अगर इस कंपनी से इसको मान लीजिए 50 रुपए भी मिलते हैं, तो इनकी टोटल इनकम तो बढ़ जाएगी ना, 100 रुपए यहां से आ रहे हैं और 50 रुपए यहां से आ रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरा भाई भी उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा होता तो उनके घर में टोटल इनकम 100 ही रुपए की हो रही होती, क्योंकि फैक्ट्री से तो 100 ही रुपए निकल पा रहे हैं। तो अगर मेरा भाई मान लेते हैं इस कंपनी में काम नहीं कर रहा होता और यही काम कर रहा होता, तो कहने को तो वो काम कर रहा है, लेकिन क्या सही में मेरे भाई की वहां पे जरूरत है? नहीं। तो बेसिकली वो काम पे तो जा रहा है बेचारा रोज, लेकिन वो भी एक तरीके का डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि उसकी वहां पे जरूरत ही नहीं थी, जबरदस्ती वो वहां काम कर रहा है, इससे अच्छा उसको कहीं और जाके काम करना चाहिए। इसके बाद आता है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट।
भाई ये बड़ी समस्या है कि हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। इसके कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है मार्केट में नौकरी अवेलेबल ही ना हो, अब है ही नहीं मार्केट में नौकरी, इतने सारे इंजीनियर बन गए, अब इंजीनियर की जरूरत ही नहीं है, बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि इन्हें डिग्री तो हासिल कर ली लेकिन इनके अंदर कोई स्किल ही नहीं है, ये कुछ पढ़े, ये कुछ आता ही नहीं है इनको, ये इंटरव्यू में जाते हैं बैठ के फेल होके आ जाते हैं। अब कहने को तो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो भी तो एक अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट होगा और इसको कहेंगे एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तीन टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि भाई साहब जो लोगों को काम नहीं मिलता है वो उस कंट्री की एसेट बनने की जगह उस कंट्री की लायबिलिटी बन जाते हैं। अगर आज मैं कमा रहा हूं तो मैं अपनी कंट्री को टैक्स दे रहा हूं, मैं सामान खरीदता हूं तो मार्केट में रौनक रहती है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कमाता नहीं, मैं बेरोजगार होता तो मैं टैक्स नहीं दे पाता, तो एक तो मेरी कंट्री को टैक्स नहीं मिला गवर्नमेंट को, दूसरी बात मेरे पास पैसे ही नहीं होते तो मैं कुछ खरीदता नहीं, तो दुकानदार कुछ बेचता नहीं, दुकानदार को कुछ बिकता नहीं तो बेचारा दुकानदार के भी काम नहीं चल रहा है। तो भाई साहब जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो एक कंट्री का एसेट बनने की जगह उसके लिए लायबिलिटी बन जाती है। साथ ही साथ जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो होपलेसनेस माहौल में फैल जाती है, एक डिप्रेशन आ जाता है, लोग अपने आप को अब सोचते हैं कि यार हमारी नौकरी नहीं लग रही, वो वहां छुट्टी बनाने जा रहे हैं, उसने ये गाड़ी खरीद ली, उसने ये फोन खरीद लिया, तो एक डिप्रेशन सा हो जाता है। तो ये दो, और तीसरा पॉइंट यहां पे ये आ जाता है कि यहां पर इकोनॉमिक ओवरलोड आ जाता है। अगेन ऐसा टर्म जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, डेफिनेशन यहां पे मैंने आपके लिए अटैच कर दी है। इकोनॉमिक ओवरलोड का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारी कंट्री के अंदर 3 लोग हैं और मैं ये वाला जो आदमी है सिर्फ ये वाला आदमी कमा रहा है, ये वाला आदमी एम्प्लॉयड है और बाकी के जो 2 लोग हैं ये अनएम्प्लॉयड है, बाकी के जो 2 लोग हैं ये अनएम्प्लॉयड है। तो भाई साहब एक सिंपल सी बात बताइए कि इस कंट्री में टैक्स कौन दे रहा है? मैं। रोड किसके पैसों की बन रही है? मेरे। हॉस्पिटल किसके पैसों का बन रहा है? मेरा। लेकिन इसके फायदे कौन उठा रहा है? सब। तो एक तरीके से मेरे ऊपर ओवरलोड नहीं है भाई, वैसे मैं दे रहा हूं टैक्स, मैं दे रहा हूं फायदा, सब उठा रहे, तो मेरे ऊपर तो ओवरलोड आ गया ना। इसे कहा जाता है इकोनॉमिक ओवरलोड। अब बच्चों यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया 3 तरीके के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा लोग कहां एम्प्लॉयड हैं? सबसे ज्यादा लोग हैं एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयड। लेकिन अगेन सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड यहां पर हैं, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, वही छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, मेरा भाई वाला जो एग्जांपल है। यहां पर बच्चों आपका चैप्टर ये समाप्त होता है। मैंने आपको जो पूरा चैप्टर लगभग कितनी देर हुई है भाई साहब? लगभग आधे पौन घंटे में पढ़ा दिया। तो मैं आपको यहां पर जो आपने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, उसका मैं आपके लिए टेस्ट लेकर आया हूं। यहां पर आपके सामने 7 MCQ क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो को यहीं पॉज करिए, इन 7 का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। मैं देखना तो चाहता हूं कि मेरे बच्चों ने यहां तक किस किस बच्चों ने पूरा लेक्चर देखा, और मैं यह भी चेक करना चाहता हूं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर आपको हमारा आज का इनिशिएटिव पसंद आया तो काइंडली कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कभी भी फ्यूचर के वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट।